अप्रैल 1988 की बात है। इस्लामाबाद में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। अपनी बुलंद आवाज में राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक फरमाते हैं, जेंटलमैन, शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा एक और सिर्फ एक मिशन है, कश्मीर की आज़ादी। हमारे मुस्लिम कश्मीरी भाइयों को अब और अधिक समय तक भारत के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कश्मीरियों में कुछ हुनर है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। पहला, उनकी शातिर बुद्धि। दूसरा, दबाव सह सकने की उनकी क्षमता। और तीसरी, उनकी राजनीतिक जागरूकता। हमें बस उन्हें साधन मुहैया कराने की जरूरत है। माना जाता है कि जिया ने तब इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन टूपाक, जिसका उद्देश्य था कश्मीर में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काना। 1988 के अगस्त में जिया की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई, लेकिन जिया के जाने के बाद भी ऑपरेशन टूपाक जारी रहा, जिसका पहला असर तो जिया की मौत पर ही दिखा। तब कश्मीर में जुलूस निकले, नारे चले जिनमें कहा गया, तमाशा नहीं ये मातम है। ये मातम यही नहीं रुका, बल्कि तब्दील हुआ सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों लोगों की विस्थापन से, जिन्हें अपना घर बार सब कुछ छोड़ देना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 19 जनवरी है और आज की तारीख का संबंध है कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो आप लोगों के लिए लाए हैं खास ऑफर LT50। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप कुकू एफएम ऐप के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं 50% का डिस्काउंट। LT50 कूपन सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए उपलब्ध है जो कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे प्रीमियम वाला। इसके अलावा कुकू एफएम ऐप पर आपको मिलेंगे जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेर उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। बाकी जानकारी आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं। अब आते हैं कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी पर। शुरुआत 1982 से, तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथ में आ गई। सरकार को 2 साल हुए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट पड़ गई, जिसका जिम्मेदार केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार को ठहराया गया। इसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से गुलाम मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री हुए। सरकार के पहले 90 में से 72 दिन तो कर्फ्यू ही लगा रहा। तब इस दौर को गुले कर्फ्यू नाम दिया गया। कश्मीर में इसे लेकर नाराजगी के स्वर उठे तो गुलाम मोहम्मद शाह ने बहुसंख्यक मुसलमान आबादी को खुश करने के लिए एक खतरनाक निर्णय लिया। ऐलान हुआ कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर एक भव्य शाही मस्जिद बनवाई जाएगी। जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया इसके खिलाफ, तो जवाब में कट्टरपंथियों ने नारा दे दिया कि इस्लाम खतरे में है। इस घटना के बाद से ही धीरे धीरे अलगाववादी संगठनों ने कश्मीर में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। इनमें सबसे मुख्य था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, जिसको पूरा सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान से। 1984 में ही 2 और घटनाएं हुई जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात पर गहरा असर डाला। पहला, मकबूल भट्ट की फांसी और दूसरा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। इसके बाद 1985 में शाहबानो प्रकरण हुआ। राजनीतिक बैलेंस बनाने के चक्कर में 1986 में राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए ताकि वहां पूजा अर्चना शुरू हो सके। इस पूरे घटनाक्रम की लहरें कश्मीर तक पहुंची और वहां विद्रोह के स्वर और भड़क उठे। इसी साल अनंतनाग में मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं हुई। कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर हमला होने लगा। इसके बाद 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 23 मार्च 1987 के रोज कश्मीर में फिर चुनाव हुए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। राज्य की 2 सबसे बड़ी पार्टियां तब यहीं थी। इन दोनों पार्टीज के विरोध में जमात इस्लामी जैसे मुस्लिम संगठनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। कई पार्टियों का समुच्चय था, उसे नाम दिया गया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF। इनका कहना था कि फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली के आगे घुटने टेक दिए, इसलिए वो कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस चुनाव में 75% वोट पड़े। नतीजे में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 66 सीटें मिल गई। MUF 44 सीटों पर लड़ी थी। 31% वोट मिलने के बावजूद वो सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत पाई। बड़ी संख्या में वोट मिलने के बावजूद MUF को सीटें कम मिली थी, इसलिए इन चुनावों के ऊपर धांधली के आरोप लगे। 1992 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्शन से ठीक पहले MUF के 600 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। ऐसी कई और खबरें उठी जिनकी वजह से फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन कश्मीर के एक बड़े हिस्से का लोकतंत्र से मोहभंग होता रहा। फारूक अब्दुल्ला ने भी बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए बहुत से विवादास्पद निर्णय लिए। जुलाई से नवंबर 1989 के बीच 70 अपराधी जेल से रिहा किए गए।
इन पर इल्जाम था कि लोग बॉर्डर पार कर हथियारों की ट्रेनिंग लेकर आए थे। साल 1989 के दिसंबर में एक और घटना हुई। देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिका सईद को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया। जेकेएलएफ के ही थे। इस घटना के बारे में हमने आपको 8 दिसंबर के एपिसोड में तफसील से बताया था। गृह मंत्री की बेटी की रिहाई के एवज में सरकार को 4 अलगाववादी नेताओं को रिहा करना पड़ा। इससे अलगाववादियों और कट्टरपंथियों के मंसूबे और मजबूत हो गए और उन्होंने भारत समर्थक आवाजों को निशाने पर लेना शुरू किया। सबसे आसान निशाना थे कश्मीरी पंडित। 1989 वो साल था जब कश्मीर में पहली बार राजनीतिक कारणों के चलते किसी की हत्या की गई। अगस्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद यूसुफ हलवाई को गोली मार दी गई। नतीजा ये रहा कि अगले ही महीने यानी 13 सितंबर को बीजेपी नेता टीकालाल टपलू की भी हत्या हो गई। इसके बाद 4 नवंबर के रोज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के बाहर जस्टिस नीलकंठ गंजू की गोली मारकर हत्या हो गई। गंजू वही जज थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। ये ऐसी घटना थी जिसने कश्मीर के पंडितों में डर बसा दिया। धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के नामों की लिस्ट बांटी जाने लगी। अखबारों में अनाम सूत्रों ने संदेश छाप दिए। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दें। अखबार अल सफ़ा ने भी इसी चीज़ को दोबारा छापा और इसके बाद आया आज का दिन यानी 19 जनवरी 1990। तब तक फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लग चुका था। माहौल गर्म था। कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ो जैसी बातें अब गली मोहल्ले में सुनाई देने लगी। कश्मीरी पंडितों के घरों की निशानदेही होने लगी। बंदूकधारी अलगाववादी लोगों को धमकियां दे रहे थे कि घड़ी में टाइम आधा घंटा पीछे कर लो, यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार घड़ी मिलाओ। बाद में कुछ कश्मीरी पंडितों ने यहां तक बताया कि उस दिन उनसे कहा गया कि वापस आओगे तो अब वीज़ा लेकर ही आओगे। सोचिए, एक व्यक्ति जिसका जन्म मरण सब वहीं का है, वहीं पैदा हुआ है वो पीढ़ियों से, उससे कहा जा रहा है कि दोबारा दिखना तो वीज़ा के साथ। 18 और 19 की रात घाटी में अचानक बहुत से घरों की बत्तियां काट दी गईं। सिर्फ मस्जिद के लाउडस्पीकर बज रहे थे जिनसे ऐलान हो रहा था कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले जाएं। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अगली सुबह बहुत से कश्मीरी पंडितों ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया पीछे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगले 2 सालों में 70,000 कश्मीरी पंडित परिवार घाटी छोड़ने को मजबूर हुए। अब इन बेसहारा लोगों को आसपास के राज्यों में जगह मिली। 19 जनवरी 1990 को सबसे ज़्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा था। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर लिखी गई किताब आर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स के लेखक राहुल पंडिता बताते हैं, कश्मीर में पंडितों की मौत का ऑफिशियल आंकड़ा करीब 700 का है, लेकिन मैं कहूँगा कि आंकड़ा करीब 10,000 है। वजह, जब विस्थापित लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में रखा गया तो तमाम लोगों की मौतें अलग अलग बीमारियों, सांप और बिच्छू वगैरह के काटने से हुई। इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। ये विस्थापित पंडित पहले टेंट में रहते थे, फिर उन्हें एक गुंबदनुमा इमारत में रखा गया, फिर कच्ची ईंटों के मकान में, और अभी कुछ साल पहले उन्हें जम्मू शहर से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर एक एक कमरों के जर्जर मकान दे दिए गए हैं। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर तब राज्यपाल जगमोहन के निर्णयों पर भी खूब सवाल उठे थे। गवर्नर नियुक्त होने के बाद 20 जनवरी को जगमोहन श्रीनगर पहुंचे थे। वजाहत हबीबुल्ला तब सरकार में सीनियर ऑफिशियल हुआ करते थे। अप्रैल 2015 में लिखे एक लेख में वो लिखते हैं कि मार्च 1990 में अनंतनाग में सैकड़ों लोग उनके ऑफिस के आगे इकट्ठा हुए और कश्मीरी पंडितों को ना रोक पाने को लेकर सवाल करने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने को उकसा रही है ताकि सेना फिर आराम से कोई एक्शन ले सके। वजाहत ने जमा हुई भीड़ को समझाया कि जब मस्जिदों से ऐलान हो रहा हो और कश्मीरी पंडित समुदाय के बड़े लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा हो, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हो, तो ऐसे में उनसे वहां रुकने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, बेमानी है। हबीबुल्ला ये भी लिखते हैं कि उन्होंने तब गवर्नर जगमोहन से अपील की थी कि वो कश्मीरी पंडितों को रोकने की कोशिश करें। गवर्नर ऑफिस से ऐसी अपील की उम्मीद बेमानी थी, चूंकि लोग अपने आसपास का माहौल देखकर घाटी छोड़ते जा रहे थे, ना कि सरकार की उम्मीद पर। सरकार की तरफ से एक अपील की गई, लेकिन इसमें भी कहा गया कि जो लोग जान के डर से घाटी छोड़ रहे हैं वो इसके बजाय रेफ्यूजी कैंप्स में शरण लें। जिसके बाद कई कश्मीरी पंडित परिवारों ने कैंप्स में शरण ली। आने वाले सालों में इन्हें वापस बसाने की कई कोशिशें हुई, साल 1997, 98 और 2003 में, लेकिन तब फिर बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। इसी दौरान विस्थापित परिवारों के लिए तमाम राज्यों और केंद्र सरकारों ने तरह तरह के पैकेजेस निकाले। कभी घर देने की बात हुई तो कभी पैसा देने की, लेकिन इन सब बातों के बावजूद हालात ज्यों के त्यों बने रहे। कहानियाँ सिर्फ नफरत की नहीं हैं, ऐसे कई किस्से हैं जब मुसलमान परिवारों ने कश्मीरी पंडितों की मदद भी की।
लेकिन नफरत के नासूर इतने गहरे हैं कि चंद प्यार की दास्तानें उन्हें पूरा नहीं कर पाती। कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से जोड़ने वाला धागा इतनी बार तोड़ा जा चुका है कि इसे जोड़ने की कोशिश में अब सिर्फ गांठें ही बच पाई हैं। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी तारीख के अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दिल ललन टॉक।